नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांगठनिक ढांचे की सबसे बड़ी बिसात बिछा दी है। 8 चेहरों के साथ केंद्रीय संगठन के इस नए फेरबदल में सबसे बड़ी नुमाइंदगी उत्तर प्रदेश की है। और जैसा मैंने कहा कि 2027 के चुनाव उत्तर प्रदेश के आने वाले दिनों में वो एक बड़ा चुनाव बीजेपी के सामने है। तो ये सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, ये 2027 से पहले मिशन यूपी का एक स्पष्ट खाका है, स्पष्ट तस्वीर है। एक तरफ स्मृति ईरानी जो कि इस लिस्ट का सबसे जिसे कहते हैं हाईलाइट माना जा रहा है। स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाकर एक जॉइंट किलर, महिला कार्ड, इन सब के जरिए विपक्ष को घेरने का दांव है। और हरीश द्विवेदी जो कि अपना चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री जैसा बड़ा पद मिला है संगठन में, तो वो अगड़ी जातियों के बीच में जो एक असंतोष की, कथित असंतोष की बातें चलती हैं, उसे थामने की कोशिश है। अमरपाल मौर्य, भोला सिंह, कुंवर बासीतली यानी पीडीए, ये आप कह सकते हैं कि पीडीए का जवाब है। तो विनोद तावड़े को पूर्णकालिक प्रभारी, जो कि लंबे वक्त से खाली पड़ा था पद, पूर्णकालिक प्रभारी बनाकर संगठन और सरकार में तालमेल की कसर पूरी की गई है। लेकिन ये सब बातें जो हैं, ये तो हम सब कल से सुन रहे हैं। अब सवाल ये है कि 2027 में ये नई टीम क्या एक बीजेपी की हैट्रिक का रास्ता साफ करेगी? क्या बीजेपी की ये जो नई सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल है, ये पीडीए के फॉर्मूले को पछाड़ पाएगा? पछाड़ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 में पीडीए ने पछाड़ा था। इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय। तो विजय जी, सबसे पहले तो आपसे यही सवाल है कि 8 नेताओं को यूपी की जगह मिली है राष्ट्रीय टीम में। आपकी नजर में चुनाव के नजरिए से इस लिस्ट की सबसे बड़ी हाईलाइट क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी हाईलाइट तो एक तो रेखा वर्मा का यहाँ से केंद्र में जाना है। रेखा वर्मा 2 बार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और वो चुनाव हार गई थी और कुर्मी वर्ग को सबसे ज्यादा बीजेपी साथ रही है। अब आप देखिए, प्रदेश अध्यक्ष भी हम्म। इस समुदाय से हैं, स्वतंत्र देव मंत्रिमंडल में है ही है, और साथ में अभी रेखा वर्मा भी पहुंच गई, और ये तीनों अलग अलग इलाके से हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा आप देखिए तो दलित चेहरा भी है, इसमें यादव चेहरा भी है। तो बीजेपी ने एक हम्म। मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई जो हम्म। हमारा पीडीए है, वो पीडीए हमारा कमजोर नहीं है, वो पर्याप्त मजबूत पीडीए है। तो ये जो कोशिश की है बीजेपी ने, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म। अब यहाँ का इंचार्ज विनोद तावड़े को बना दिया, जो महाराष्ट्र से हैं, यानी कि एक इंडिपेंडेंट आदमी को जिम्मेदारी दी गई, जो हालांकि यूपी के बारे में कितना जानते हैं विनोद तावड़े, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम्म। बीजेपी की गेम प्लान में ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि उन्होंने बाहर के आदमी को इसमें रखा है। तो ये भी हम्म। बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, स्मृति ईरानी चूंकि नहीं। महिला के तौर पे जी। एक अच्छी वक्ता भी चाहिए इनको, तो अच्छी वक्ता के लिए इनको स्मृति ईरानी से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो लीडर इनके पास अवेलेबल हैं, उसमें से कोई बहुत एग्रेसिव महिला नेता नहीं है जो बहुत ही अच्छा बोलती हों और बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखती हों। तो वो अपोजिशन पे अटैक करने के लिए स्मृति ईरानी को इन्होंने इसमें मौका दिया है। तो कुल कह सकते हैं एक संतुलन की कोशिश की है। और चूंकि इनकी कार्य समिति पहले ही आ चुकी थी, बीजेपी की प्रदेश की जो कार्य हम्म। समिति, और उसमें इन्होंने ओबीसी को 55-60% तो ओबीसी दिया था इन्होंने। इसमें जी। दलित भी थे, कैटेगरी भी थे, महिलाओं को 13 रखा था। तो इनकी जो प्रदेश की कार्य समिति है और अब जो उसमें ऐड ऑन हुआ है केंद्रीय कार्य समिति, तो दोनों को मिला के देखें। अब एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात रह जाती है, वो सरकार का संतुलन। तो सरकार के संतुलन हम्म। में इन्होंने पिछड़े और दलितों को पर्याप्त महत्व दिया है। और इस बात को जो अपोजिशन की तरफ सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी जी को लेके सामने करके सवाल उठाया जाता है, उसका एक तरीके से काउंटर किया है। हम्म। आपने स्मृति ईरानी की बात कही, बिल्कुल जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा, अ, अ, डिम्पल यादव की सक्रियता जो है वो अप्रत्याशित तरीके से बढ़ी है पिछले दिनों में। और फिर ऐसा माना जाने लगा कि स्मृति प्रियंका गांधी, डिम्पल यादव, ये एक महिला फोर्स के तौर पर विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का रिप्रेजेंटेशन करती हुई प्रचार में कम से कम नजर आएंगी। स्मृति ईरानी को विधानसभा चुनाव भी लड़ाएंगे क्या आपके हिसाब से, या संगठन का ही काम करेंगे?
मुझे नहीं लगता विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ऐसे सीधा उनका कोई नाता नहीं। हालांकि अमेठी में उनका घर बन गया है और अमेठी में उनका घर है, तो इस लिहाज से हम कह हम्म। सकते हैं कि शायद चुनाव भी लड़ा दे, लेकिन उनको चुनाव लड़ाना बहुत बड़ी राजनीतिक घटना हो जाएगी और बीजेपी में काफी कुछ कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाएगा उससे। तो शायद चुनाव नहीं लड़ाएंगे, हम्म। सिर्फ चुनाव, क्योंकि उससे एक मैसेज अलग किस्म से जाएगा कि भाई अगर स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो 2027 के रिजल्ट के बाद क्या होगा, वो सवाल सबसे आगे पहले ही खड़ा हो जाएगा चुनाव के। तो इसलिए मुझे नहीं हम्म। लगता कि स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाएंगे। जी। आपने हालांकि बताया हर एक नाम के साथ, लेकिन मैं फिर भी पीडीए, चूंकि बड़ा हर राजनीतिक घटनाक्रम के साथ पीडीए की तुलना की जाती है, तो इस लिस्ट में अमरपाल मौर्य, कुंवर बासित अली, भोला सिंह, मतलब ये एक पीडीए रिप्रेजेंटेशन है। तो जी। क्या बीजेपी के लिए ये एक बड़ा कंसर्न है विधानसभा चुनाव में कि 2024 में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन था और सीधी सीधी बीजेपी को मात दी थी उन्होंने, क्या ये बीजेपी की बड़ी चिंता है कि जातियों की ये जो राजनीति है इसमें अखिलेश यादव या कहें कि इंडिया गठबंधन जो है वो एक मजबूत काउंटर या मजबूत चुनौती बीजेपी के सामने पेश कर रहा है, और इसलिए बार बार हमें उसका एक काउंटर नजर आता है बीजेपी की तरफ से, कोई नई टीम बन रही हो या कोई नए फैसले हो रहे हो। देखिए, अखिलेश यादव की मेहनत ने और उनकी स्ट्रेटजी ने 2024 के लोकसभा रिजल्ट में जो लाइन खींची है, वो लाइन बीजेपी से बड़ी हो गई। अब बीजेपी को बार बार कोशिश करना पड़ रहा है कि उस लाइन से बड़ी लाइन वो कैसे खींचे। इसके लिए कम से कम नहीं अभी रिजल्ट के तौर पे तो संकेतों और प्रतीकों में तो उससे बड़ी लाइन खींचते हुए दिखाई देना चाहते हैं। तो शायद ये इनको एक एक उस लाइन का भूत सता रहा है भारतीय जनता पार्टी को। और अगर लोकसभा चुनाव की का जो रिजल्ट था उसको मोटे तौर पे देख लें, हालांकि बहुत सी ऐसी सीटें थी लोकसभा की जहां बीजेपी जीती, लेकिन सभी 5 सीटों पे नहीं जीती। कुछ ऐसी लोकसभा हम्म। सीट सपा के साथ भी थी जहां सभी पे सपा नहीं जीती, बीजेपी भी जीत गई थी। लेकिन टोटल देखें तो एक तरीके से विधानसभा में भी नंबर सपा के ज्यादा थे भाजपा की अपेक्षा। तो वो एक खतरा बीजेपी को दिखता है और वही बड़ी लाइन का वो भूत सता रहा है। अब चूंकि वो अखिलेश बार बार ये भी कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, यानी कि जो फार्मूला सक्सेसफुल हो चुका है, हालांकि 17 में फेल हो गया था, उस फार्मूले को अखिलेश यादव रिपीट करना चाहते हैं। और उसमें अखिलेश ने एक और एड ऑन किया है कि पीडीए में पीडी का मतलब पंडित जी, और कृष्ण सुदामा की 5000 साल की दोस्ती। तो ये आप देखिए कि अखिलेश ने अपनी लाइन के साथ एक कुछ डॉट और जोड़ दिए हैं, यानी वो कभी भी जुड़ सकते हैं उससे। तो ये हम्म। खतरा भी खड़ा किया है उन्होंने। तो इसीलिए हरीश द्विवेदी को भी इन्होंने महत्व दिया। अब आप देखिए खटिक समुदाय जैसे जब आप दलित समुदाय में देखते हैं, यूपी में 66 जातियां दलितों की हैं और उसमें सबसे जो मेजर पोर्शन है 50% करीब तो जाटव हैं, जिनको पूर्वांचल में हम्म। दूसरे नाम से कहते हैं और पश्चिम में जाटव कहते हैं। वो एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। तो सबसे बड़ी वो बसपा की कोर वोट होते थे, लेकिन 2024 में उसमें से बड़ा पोर्शन समाजवादी पार्टी के साथ चला गया। और गया इसलिए कि बीजेपी पे आरोप लगा कि उनके दबाव में आकाश आनंद की जो रैलियां हैं सीतापुर के बाद रोक दी गई। तो इस आक्षेप के बाद, और इसका हम्म। काउंटर बीजेपी की तरफ से बसपा की तरफ से नहीं आया, तो बड़े पैमाने पे नाराज दलित समुदाय के वोट सपा की तरफ शिफ्ट हुए थे। और वो उस शिफ्टिंग की वजह से बीजेपी को ज्यादा नुकसान हुआ था। हालांकि मीडिया ने तो हम्म। यही खबर फर्स्ट हैंड दी थी कि आकाश आनंद जो है वो उनके बहुत आक्रामक भाषण थे तो बीजेपी ने रोक दिया। तो ये परसेप्शन वाली जो स्टोरी थी, इसने तो बिल्कुल चुनाव के लाइन लेंथ को काफी प्रभावित कर दिया और उसका नुकसान बीजेपी का हो गया। लेकिन अब आप जाटो कम्युनिटी को छोड़ दें तो सबसे जो मेजर आता है वो पासी और कोरी, ये सेकंड और थर्ड लार्जेस्ट कम्युनिटी है शेड्यूल कास्ट में। तो पासी समुदाय भी काफी संख्या में सपा के साथ चला गया। जैसे लखनऊ की में आप देखिए कौशल किशोर हार गए इनके और आर के चौधरी जीत गए समाजवादी पार्टी के। तो इस तरीके से कई सीटों पे हुआ, वहां पे भी बीजेपी को डेंट हुआ था। इसके अलावा आप देखिए कि लोध कम्युनिटी से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हमीरपुर से जीत गए और कल्याण सिंह का पुत्र एटा में हार गए। तो ये सारी जो समीकरण हैं, यानी अति पिछड़े और अति दलितों में, यानी गैर जाटव दलित और गैर यादव पिछड़े में
बीजेपी को अच्छा खासा नुकसान हो गया था। अब बीजेपी को उसको उसकी भरपाई करनी है और उस भरपाई करने के लिए बीजेपी काफी पसीना बहाने की कोशिश कर रही है। अब चाहे वो सरकार का मंत्रिमंडल हो या पार्टी का प्रदेश कार्य समिति हो या राष्ट्रीय कार्य समिति हो, हर जगह उसका उस लंबी लकीर का भूत दिखाई दे रहा है। आपने हरीश द्विवेदी की बात की। पीडीए में पीडी का मतलब पंडित जी है, अखिलेश ने कहा ही था। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी हरीश द्विवेदी को महामंत्री बनाने की क्या वजह है? कुछ लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ रहे थे, ऐसा क्या उनका कौन सा अनुभव है या उनकी क्या अहमियत है कि वो इतने एक बड़े अंतर से चुनाव हारे लेकिन राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया गया उन्हें? ये देखिए, ये नए तरीके की सोशल मीडिया की बात है, इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। आप अगर 14 के लोकसभा चुनाव 14 के पहले देख लें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीतती क्या थी? 9 सीटें 2009 में और 10 सीटें 2004 में। इसके पहले 98 में 58 सीटें सबसे ज्यादा जीती थी। यानी कि इनके पास जो लोग थे उसमें जीते हुए लोग थे ही नहीं, तो जो संगठन की काबिलियत थी उसके आधार पे लोगों को बनाते थे। तो इसमें जो हरीश द्विवेदी जी का मामला है, हरीश द्विवेदी जी चुनाव भले हार गए, वो तो समीकरण बन गया सपा के ऊपर में और वहां से वो हार गए। हरीश द्विवेदी की हार भले हो गई, लेकिन उनकी जो सांगठनिक कार्यकुशलता है उसको वो तो कहीं सवालों के घेरे में है नहीं। अभी असम में सरकार बीजेपी की वापस आई है और ये वहां के प्रभारी थे। अभी वो राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनाव कराने जा रहे हैं और वो विद्यार्थी परिषद से निकले हुए व्यक्ति हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। तो सांगठनिक क्षमता पे सवाल, सांगठनिक क्षमता अलग है और चुनाव जीतना हारना अलग है। अटल जी ने बहुत से चुनाव हारे, लेकिन अटल जी बड़े सक्सेसफुल पीएम माने जाते हैं। तो चुनाव हारने जीतने का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। ये सोशल मीडिया में बहुत सतही टाइप की टिप्पणियां हैं। बिल्कुल। आपने हालांकि कुर्मी रिप्रेजेंटेशन की बात पहले की, मैं लेकिन फिर भी जिस जिस तरह से आपने बताया कि दलित में जाटव के बाद जो जातियां हैं उनको बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है, कुर्मी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा दिखता है। प्रदेश अध्यक्ष कुर्मी है, यहाँ पर रेखा वर्मा को जगह मिली है। विनोद तावड़े के साथ जो प्रभारी बनाए गए हैं पटेल, वो भी कुर्मी जाति से आते हैं। तो ये कुर्मी रिप्रेजेंटेशन को इतना महत्व देने के लिए की क्या वजह पहली तो आपको दिखती है, और फिर उसका क्या बीजेपी को उसका रिवॉर्ड मिलता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको चुनाव के अंदर? देखिए, रिवार्ड मिलता है कि नहीं ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा, लेकिन अब जो चीजें हैं हमारे पास हम लोग उसी का विश्लेषण कर सकते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देखिए तो समाजवादी पार्टी ने जहां जहां बीजेपी के ब्राह्मण उम्मीदवार थे, करीब करीब सभी जगह उन्होंने कुर्मी प्रत्याशी उतार दिए थे। फर्स्ट फेज में सिर्फ वरुण गांधी चुनाव जीतते हैं, नहीं, सिर्फ जितिन प्रसाद चुनाव जीतते हैं। जितिन प्रसाद, माफ करिएगा, कई बार वरुण गांधी निकल गया। जितिन प्रसाद सिर्फ चुनाव जीतते हैं। भगत सिंह जो सपा के उम्मीदवार थे वो कुर्मी समुदाय से थे। लेकिन इसके बाद जितने भी सीटें आप देखिए, चाहे अंबेडकर नगर की सीट देख लीजिए, चाहे हरीश द्विवेदी की सीट देख लीजिए, तमाम जगहों पे इवन की रेखा वर्मा को भी लोगों ने हरा दिया। तो कुर्मी समुदाय ने बल्क में जाके समाजवादी पार्टी को वोट किया था। अब ये सत्ता की मास्टर चाबी जो है, जो उत्तर प्रदेश के अभी राजनीतिक हालात हैं उसमें अपनी रणनीतिक कुशलता के द्वारा कुर्मी समुदाय ने सत्ता की मास्टर चाबी अपने हाथ में ले ली है। ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव के अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आपको यही लगेगा कि सत्ता की मास्टर चाबी कुर्मी समुदाय के हाथ में चली गई है। तो बीजेपी उसी मास्टर चाबी जो है उसको हासिल करना चाहती है। इसीलिए पंकज चौधरी आते हैं, स्वतंत्र देव मंत्री बने रहते हैं, रेखा वर्मा भी हैं, विनोद तावड़े भी आ गए। तो ये सारी चीजें इस वजह, अच्छा, बीजेपी मान के चल रही है कि ब्राह्मण उसके पास है, अति पिछड़े उसके पास वापस आएंगे, अति दलित उसके पास वापस विधानसभा चुनाव में आ जाएंगे। तो सारी, लेकिन इसमें जो कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा वो कुर्मी कम्युनिटी करेगा, दूसरा मौर्य कम्युनिटी करेगी, तीसरा ये जो खटिक पासी समुदाय है ये कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा। तो इन सारी चीजों को बीजेपी एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है कि शायद इससे एक क्लिक वापस उसके फेवर में मजबूत बन जाए और 2022 में जो रिजल्ट उनके फेवर में आए थे करीब करीब वैसे ही 2027 में आ जाए। और जाहिर तौर पर इंडिया गठबंधन या अखिलेश यादव चाहेंगे कि 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो विधानसभा चुनाव में ट्रांसलेट हो जाए। एक सवाल और, दो मुस्लिम चेहरे भी हैं और दोनों पसमंदा समाज से आते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पसमंदा समाज
पर बीजेपी का एक फोकस रहा है। एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भाई आप पसमानदा समाज पर फोकस कीजिए, और जिस तरह की आर्थिक सामाजिक परिस्थितियों से ये समाज आता है, वो बीजेपी की जो लाभार्थी योजनाएं हैं उसमें उसमें ये फिट भी होता है। तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोट में बीजेपी अपनी किसी भी रणनीति के जरिए सेंध लगा पाएगी? इसमें मैं एक और चीज जोड़ देता हूं कि जयंत चौधरी इस बार बीजेपी के साथ हैं, और 2022 में एक अच्छा खासा मुस्लिम वोट जयंत चौधरी की पार्टी को मिला था जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। तो क्या बीजेपी अपने इन तमाम जोड़ तोड़ के जरिए मुस्लिम वोट में किसी भी तरह का कोई सेंध लगाती हुई नजर आती है आपको? देखिए, सवाल बड़ा रोचक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा 2 कम्युनिटी है ना, एक पसमानदा है, एक जो इनके जनरल कास्ट के हैं। हम्म। तो जनरल कास्ट जो इनका अशराफ। है, अशराफ, तो अशराफ हम्म। अ, अशराफ, अजलाफ और अरजाल, ये 3 कॉन्सेप्ट हैं जी। मुस्लिम कम्युनिटी में। और जो पसमानदा है, एक्चुअली ओबीसी को ही पसमानदा कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो जो तारिक मंसूर साहब हैं जिनको उपाध्यक्ष बनाया है, ये पढ़े लिखे कुरैशी समाज से हैं। कुरैशी समाज उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पसमानदा में सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है। और जो हम्म। आजाद अंसारी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अंसारी समाज से हैं, और अंसारी समाज सबसे बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश के मुस्लिम कम्युनिटी की। और ये एक्चुअली बेसिकली ये कताई बुनाई करने से इनका पेशा रहा। ऐसा जी। माना जाता है कोरी समुदाय से कन्वर्ट होके, जुलाहा कम्युनिटी से आते हैं, जुलाहा समुदाय यस, से और अंसारी समझ जुलाहा जी। समुदाय बना है कोरी समुदाय से, क्योंकि कोरी समुदाय ही इसका काम करता था, कपड़े की बुनाई वगैरह का, प्राचीन काल में। और वो जो कन्वर्ट हुए तो वो जुलाहा या इसमें चले गए, बुनकर वाले में। तो हम्म। उसमें अंसारी भी काफी हैं। तो ये जो कम्युनिटी है ये सबसे, लेकिन ये बड़ी कट्टर है। ये हम्म। गैर मुसलमानों को वोट देना अच्छा नहीं समझती, क्योंकि बरेलवी बहुत हैं इसमें। और ये हम्म। तो ये जो अंसारी समाज है, इससे तो मंत्रिमंडल में रिप्रेजेंटेशन है। और जो कुरैशी है, कुरैशी वो है, चिकवा और कुरैशी 2 मुस्लिम होते हैं। तो एक तो चिकवा वो है जो जो काटता है बकरे बकरे, और जो कुरैशी है वो भैंसा भी काटता है। तो वो ट्रेडिशनली ये माना जाता है। तो वो जो कुरैशी कम्युनिटी है उसमें से पढ़े लिखे कुरैशी हैं। तारिक मंसूर साहब जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो उनको मौका दिया गया है। और जो अपने बासित अली साहब हैं, वो तो राजपूत मुस्लिम हैं, वो राजपूत से कन्वर्टेड हम्म। मुस्लिम हैं, वो अपर कास्ट के मुस्लिम हैं। तो हालांकि ईडब्ल्यूएस में रिजर्वेशन में वो भी आते हैं ठाकुर पंडितों के साथ। तो हम्म। तीनों का जो कॉम्बिनेशन, अब ये जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट बीजेपी में निकल के आया है पिछले कई चुनावों के बाद, कि जो राजपूत मुस्लिम हैं वो बीजेपी को वोट देने में ज्यादा इंटरेस्ट उनका दिखाई देता है, बाकी कुरैशी अंसारी इनका नहीं है। तो इन्होंने थाली सजाई है कि भाई कुरैशी और अंसारी भी हमारे साथ, हमने उनको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। कोई ये ना कह सके कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन बीजेपी में नहीं है। लेकिन बासित अली साहब राजपूत मुस्लिम हैं। और ये जो एक चुनाव हुआ था जिसमें मुस्लिम बहुल सीट से बीजेपी जीत गई थी, मैं भी मिस कर रहा हूँ, राजवीर सिंह क्या नाम था, वो वहां से जीते थे। उसमें इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ये शायद बिजनौर या इसके आसपास की कोई सीट थी, बाई इलेक्शन हुआ था वहां से। तो वहां पे इनका काम बहुत अच्छा माना गया। और बासित अली कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। उन्होंने एक सर्वे भी किया था कि मुस्लिम राजपूत जहां हैं वहां बीजेपी को वोट ज्यादा मिलते हैं। और इनके इस हुनर को देखते हुए मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर इनको जगह दी गई है। और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी संख्या में मुस्लिम राजपूत हैं। कुल मिला के एक आखिरी सवाल ये है कि क्या जो एक वो थ्योरी चलती है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में एक बड़ा गैप है, आपको लगता है कि ये पूरी टीम विनोद तावड़े अब जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए ये मामला पूरा सेट है, और दिल्ली और लखनऊ के बीच की जो बात कही जाती है वो नजर नहीं आएगी? मतलब बीजेपी ने उसको भी साधा है इस टीम के जरिए। हाँ, निश्चित तौर पे देखिए, वो जो गैप की बात की जाती है वो गैप आभासी है। वो गैप दरअसल हम्म। वास्तव में ऐसा नहीं है, वो आभासी है। और आभासी गैप का कोई ज्यादा मायने नहीं। अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार में देखना पड़ेगा कि अब केंद्रीय हम्म। मंत्रिमंडल में बदलाव होता है तो किस तरीके का बदलाव होगा। जैसे पंकज चौधरी जी मंत्रिमंडल से बाहर तो आना ही है, उनको प्रदेश के हम्म। अध्यक्ष बन गए हैं। तो जाएगा कौन उत्तर प्रदेश से? क्या कुर्मी की जगह कुर्मी ही जाएगा, या किसी और को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा? क्योंकि रेखा वर्मा भी हो गई, विनोद तावड़े भी हो गए हैं।
तो अभी कुछ पत्ते बीजेपी के आने बाकी हैं, वो जब मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो जाएगा तब पता लगेगा। लेकिन ये बात सही है, ये तय है कि जो बिसात शतरंज की, वो इस बार बहुत टफ है। ऐसा संकेत बीजेपी की तरफ से भी आ रहा है, और समाजवादी पार्टी का जोश और जो उनका जो उन्होंने बड़ी लकीर लोकसभा में खींची बाई हुक और क्रुक, वो कहते हैं संविधान की वजह से, आरक्षण की वजह से, या 400 सीटों की प्रतिक्रिया में लोगों ने वोट दे दिया, वो कोई भी कारण रहे हों, लेकिन 43 सीटें इंडिया अलायंस के उत्तर प्रदेश में हमेशा बीजेपी के सामने खड़ी नजर आती हैं, और बीजेपी बिल्कुल। अपने को लड़ते हुए हमेशा दिखाई देना चाहिए। हम्म। तो चलिए, आने वाले दिनों में हमें पता लगेगा, क्योंकि अब जैसा कि विजय उपाध्याय जी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा केंद्र में, वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन होता है। और जाहिर तौर पर अब आने वाले कुछ हफ्तों में तो हमें ये भी इशारे मिलने लगेंगे कि किस सीट पर उम्मीदवार कौन उतारे जा रहे हैं किस पार्टी की तरफ से, तब मामला और ज्यादा दिलचस्प बनेगा और तस्वीर भी और ज्यादा साफ होगी, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए विजय उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों धन्यवाद। का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।